अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। आज ज़रा दो डिटेल मामलात हैं जिस पर बात करेंगे। सबसे पहले ये जो मुजव्वज़ा 27वीं आइनी तरमीम है, इसके हवाले से बातचीत भी हुई है, मुशावरत भी हुई है, हिमायत की दरख्वास्त भी की गई वज़ीर आज़म की जानिब से बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ अली ज़रदारी को, और कुछ तफसीलात सामने आई हैं। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिनमें कुछ तब्दीलियाँ या जिनमें तरमीम की बात हो रही है। उसके अंदर 160 शेख 3A, आर्टिकल 213, आर्टिकल 243 और आर्टिकल 191 समेत मुतादिद दफ़ात में तब्दीली की तजावीज़ हैं। आर्टिकल 200 भी है। अच्छा, ये सब चीज़ें किन चीज़ों से रिलेटेड हैं, इसके बाद ये जब फाइनल हो जाएगा और ये एक मसवदा तैयार हो जाएगा तो फिर जो आइनी तरमीम जो इससे पहले 26वीं आइनी तरमीम उस पर सवालात और मुश्किलात बनी, उसको लेकर जो बातें होंगी, कहा यह जा रहा है कि वो तमाम चीज़ें इसमें सेटल कर दी जाएंगी। अच्छा, कैसे सेटल की जाएंगी, कैसे ये कंप्लीट आइनी पैकेज होगा 27वीं आइनी तरमीम, और इस पर ज़रा बड़ी डिटेल बात करेंगे। और क्या क्या इसके पॉइंटर्स हैं, क्यों इसकी ज़रूरत पेश आ रही है, और 26वीं आइनी तरमीम में ऐसी क्या चीज़ें थी जो रह गई थी और फिर क्यों बेहतरी उसमें नहीं की जा सकी थी। बड़ी जल्दी में वो तरमीम की गई थी। अपोजिशन भी उसका हिस्सा थी, PTI भी उसका हिस्सा थी, मौलाना फजल रहमान भी उसका हिस्सा थे, गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, तमाम जमातें इंक्लूडिंग MKM उसका हिस्सा थी। सब ने उस पर एग्रीमेंट किया। बाद में उसकी मुख्तलिफ शिक और उसकी मुख्तलिफ तब्दीलियाँ या उसमें मुख्तलिफ होने वाली तरमीम जिस पर आवाज़ और सवालात उठाए गए, वो क्या इसमें सारी चीज़ें तय कर ली जाएंगी, सेटल हो जाएगा। 27वीं आइनी तरमीम जो होगी ये एक मुकम्मल आइनी पैकेज होगा, कैसे होगा, क्या इसकी एक शक्ल निकलेगी, और जिन आर्टिकल्स का मैंने जिक्र किया उसमें क्या अहम तब्दीलियाँ होंगी। इमरान फिरोज साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, माहिर कानून भी हैं, साथ ही साथ अतीकुर रसूल साहब भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे, वो भी माहिर कानून है। इमरान फिरोज साहब, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच इमरान साहब, वक्त निकाला आपने। इमरान साहब, ये जो मुजव्वज़ा तरमीम के बारे में हमें बताया जा रहा है, 27वीं आइनी तरमीम, इसके हवाले से बड़ी तेज़ी भी दिखाई जा रही है। इससे पहले 26वीं आइनी तरमीम आई, उसमें हमने देखा कि अदालतों में उसके हवाले से मामलात चलते रहे, फिर सियासी जो पार्टीज़ हैं वो उस पर सवालात उठाती रही, जबकि सब ने मिलकर 26वीं आइनी तरमीम पर एक फ्रेमवर्क तैयार किया था। अब ये 27वीं आइनी तरमीम, इसका फ्रेमवर्क, इसका मसवदा, ये सारी चीज़ें ज़रा हमें इसके हवाले से थोड़ी डिटेल भी बताइएगा। अच्छा, एक तो नाज़रीन की कंजम्पशन के लिए बताता चलूं कि जो 26वीं आईनी तरमीम थी उसमें जो मेन एरिया फोकस था वो आपकी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस था, और फिर उस हवाले से एक और जो उसमें मेजर फैक्टर था वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर की इंटरप्रिटेशन के लिए इससे पहले सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंचेस के थ्रू और अपने बेंचेस के थ्रू उसको डिसाइड किया करती थी चीज़ों को। तो 26वीं आईनी तरमीम के थ्रू ये एक स्पेशल मैंडेट दे दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को कि एक स्पेशल बेंच क्रिएट कर दिया गया कि जिसके जिम्मे सिर्फ ये था कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के हवाले से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको वो बेंच सेटल किया करेगा। फिर एक इख्तियार हुआ करता था चीफ जस्टिस के पास, सो मोटो इख्तियार, जिसके बारे में बहुत सी बहस थी कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, किसके पास होना चाहिए, कौन एक्सरसाइज करना चाहिए। तो उस हवाले से जो डिबेट थी उसको भी सेटल करने के लिए जो इस कानूनी तरमीम थी, जो आईनी तरमीम थी, उसके थ्रू इसको भी सेटल कर दिया गया कि ये इख्तियार एक कमेटी के हवाले कर दिया गया, और इस हवाले से बहुत सारी चीजें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाएगी। अब जो 27वीं तरमीम की बात हो रही है, 27वीं तरमीम में तकरीबन वही चीजें हैं जो कि इससे पहले 26वीं तरमीम के जब मुसवदा आया था तो उसमें डिस्कस हुई थी। उसमें जजेस के ट्रांसफर के हवाले से कुछ ऐसी चीजें थी कि जिसको उसका हिस्सा बनाया गया था, लेकिन समहाउ उस पर कंसेंसस ना होने की वजह से उनको ड्रॉप कर दिया गया। फिर जो एज ऑफ द जजेस है कि कब तक उनको सर्व करना चाहिए, उस हवाले से कुछ अमेंडमेंट्स थी जिनको डिस्कस किया गया। फिर आपका NFC अवार्ड है जो कि डेफिनेटली सूबों के माबैन बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो कि कंकरेंट लिस्ट और फेडरल लिस्ट में होती हैं, तो उसके हवाले से बहुत सारी चीजें थी जो उस वक्त डिस्कस हुई, लेकिन उस पर कंसेंसस ना डेवलप हो सका तो उसको ड्रॉप कर दिया गया। इसी तरह से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसका एक बुनियादी किरदार होता है किसी भी इलेक्शन में, तो उनके किरदार के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से जो जमातों में डेडलॉक था उस हवाले से बहुत सारी चीजें उस वक्त डिस्कस हुई, लेकिन इत्तफाक ना होने की वजह से, और शायद उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली हमारी थी उनको वो 26वीं तरमीम थोड़ी जल्दी में मंजूर करनी थी, तो इसलिए उसको डेफर कर दिया गया। और डेफर करने के बाद अब वो कोशिश की जा रही है कि इन तमाम चीज़ों को कि जो उस वक्त
डेफर हुई थी, जिस पे कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका था, उनको 27वीं तरमीम के थ्रू लाकर और उस पे पार्टियों की मुशावरत से उसको मंजूर करवाया जा सके। एक चीज़ ज़रा इसके अंदर मैं चाहूँगा कि आप ऐड कर दें कि ये जो पैकेज आएगा जामे आइनी तरमीम का 27वीं, इसके अंदर अदलिया, मालियाती तकसीम का और उसका निज़ाम और विफाक और सूबों के दरमियान इख्तियारात के तवाज़ुन में बुनियादी तब्दीलियाँ होना है। ये इसके तीन बड़े एलिमेंट्स हो जाएंगे 27वीं आइनी तरमीम। जो 26वीं आइनी तरमीम थी, थोड़ा सा उस पर आपका एक कमेंट। जजेस की तादाद को लेकर मामला सेटल हो गए, नए चीफ जस्टिस भी उसी के तहत आए और वो भी अपना काम कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें उसमें जो सेटल हुई थी, क्या उनमें भी कुछ तब्दीली मुतवक्के है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल के, क्योंकि वो जो तमाम चीजें थी वो उन्होंने बड़े डिस्कस करके तो उसको इम्प्लीमेंट करवाया था, और उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू उसमें से कोई चीज रिवर्स होना, मेरा नहीं ख्याल कि वो कंसिडरेशन है इस 27वीं तरमीम में। 18वीं तरमीम में जो चीजें की गई थी, जो कि सूबों को कुछ इख्तियारात दिए गए थे, जिसमें एजुकेशन का इख्तियार था, जिसमें पॉपुलेशन प्लानिंग का इख्तियार था, वो 18वीं तरमीम के जरिए सूबों को दिए गए, वो रिवर्स होने का इस तरमीम में जो मुसवदा पेश किया जा रहा है वो चांस है। लेकिन सो फार 26 अमेंडमेंट इज कंसर्न, कोई भी ऐसी शिक उसकी इन क्वेश्चन नहीं है जिसके हवाले से ये कहा जा सके कि 27वीं तरमीम में उसको रिवर्स करवाया जाएगा। ठीक है, यानी हम ये प्रॉपर तरीके से इस पर अब बात करेंगे कि जो डिफरेंट आर्टिकल्स है, खासतौर पे आपने जिक्र किया ये सूबों और विफाक को लेके 160 जिसकी शिक 3 है, इस पर ज़रा कुछ मामलात होंगे और इसमें जो सूबों के दरमियान महसूलात, उसकी तकसीम, हिस्सा, आमदनी, उसकी ज़मानत, और फिर इसको 18वीं तरमीम में ताकतवर समझा जाता था, सबसे ज़्यादा खुद मुख्तारी की अलामत समझा जाता है। एक ब्रेक की तरफ जाऊँगा, ब्रेक से वापस आएंगे। अतीक रसूल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, तो उनसे भी ज़रा इस पर राय लेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अतीक साहब, अभी इमरान फिरोज साहब ने बड़ी डिटेल में बताया कि 26वीं आइनी तरमीम में होने वाली तमाम तरमीम और उसका जो फ्रेमवर्क था वो वहीं रहेगा। अब एक अलग मामला है जिस पर यह बात की जा रही है, उसमें 160, ज़रा इसके हवाले से भी 191, 200, 213, 243, ज़रा इन चीज़ों का भी हमें बताइएगा। फिर 18वीं तरमीम में जो कुछ सूबों की खुद मुख्तारी थी उसके हवाले से और विफाक के दरमियान हम आंगी को मज़ीद बेहतर करने के लिए ये कैसे एक जामे आइनी पैकेज होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। देखिए, एक चीज़ हमने ये समझनी है कि 27वीं तरमीम की ज़रूरत क्यों पेश आई, और अब ये 27वीं तरमीम जो है वो जिस सूरत हाल में 26वीं तरमीम पास हुई थी, उस वक़्त ओवरनाइट जो है वो सारा मामला हुआ, और उसका जो कोर था, जो क्रक्स था, वो हमारा जुडिशल रिफॉर्म्स का एक नारा था कि हम जुडिशल रिफॉर्म्स जो है वो लेके आ रहे हैं, और उस के पास होने से आज तक उसकी एक्सेप्टेबिलिटी उस तरह से हमें नज़र नहीं आई। और अब ये जो 27वीं तरमीम जिसका जिक्र हो रहा है आजकल, उसमें फिर जो है वो 18वीं तरमीम के अंदर भी कुछ तब्दीली आ रही है। फिर आर्टिकल 191 जो है उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म करने की बात हो रही है। फिर जो रोटेशन ऑफ जजेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की फॉर्मेशन से लेकर जो सर ये जो लोअर आर्टिकल जुडिशरी तक के 191 मामलात ए हैं, का आप जिक्र कर रहे हैं, वहां थोड़ी तक सी ये इसकी कहानी आ रही डिटेल, है। अतीक साहब आर्टिकल 191 ए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसकी थोड़ी सी डिटेल भी हमें बताइएगा। ये अदालती मामलात को लेकर है। देखिए, आर्टिकल 191 ए जो है वो फॉर्मेशन, कॉन्स्टिट्यूशन और जो जजेस के काम करने का तरीका, सुप्रीम कोर्ट के काम करने का तरीका, हाई कोर्ट्स के काम करने का तरीका, वहाँ पर अपॉइंटमेंट्स, उसमें जो रोटेशन है जजेस की, या जजेस किस तरीके से काम करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर, वो पूरी इस चीज़ को जो है वो कवर करता है, उसका अहाता करता है। अब उसमें जो है वो आपका जो सिस्टम है पूरा, ये जुडिशियल सिस्टम जैसे आप कह रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर ये उसकी जद में आएगा। और अगर ये उसकी जद में आता है तो फिर उस सारा जो मामला है, जो सारा मुद्दा है, वो वहां से खत्म करके उसको एक नई शक्ल जो है वो देने की बात की जा रही। जो 26वीं तरमीम पास हुई और जिससे नताइज जो इनके डिजायर थी और जो नताइज हासिल करना चाहते थे उसको उस तरीके से हासिल नहीं किया जा सका। उस वक्त ही हम जिक्र कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है, और उसके पास क्या आइन की तशरीह के इख्तियारात नहीं है, या जो जजेस ऑलरेडी वहां पर बैठे हुए हैं उनके इख्तियारात में कौन सी ऐसी कमी है कि अगर वो इकट्ठे सारे बैठते हैं तो वो फैसला नहीं कर सकते या आइन की उस तरह से तशरीह नहीं कर सकते, या फिर हमें एक अलग सेपरेट बेंच जो है
वो ऐसा चाहिए कि जो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो डिफाइन करेगा और उसके मामलात को देखेगा। तो अगर वो वहां पर बैठे हुए होंगे तो उनकी इक्विवेलेंट फुटिंग पे जो दीगर जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, उनके इख्तियारात क्या होंगे, या वो किस हद तक चीज़ों को देख सकेंगे, जो उनके पास फंडामेंटल राइट्स के मुतालिका चीज़ें हैं उनको बाइफरकेट किस तरह से किया जाएगा, उसको कैसे जो है वो वाजिया करने वाली जो लाइन है वो ड्रॉ की जाएगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के मामलात हैं, ये स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन को ही मद्देनजर रखेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स जो जहां पर बेसिक राइट्स का जो चैप्टर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है वो उनको सेपरेट कैसे करेगा या उनको अलग कैसे देखा जाएगा। तो जजेस की पावर्स जो हैं जब वो इक्विवेलेंट फुटिंग पे बैठे होंगे उनको डिफाइन किया जाएगा कि ये तमाम जजेस जो हैं इनकी ऑलरेडी पावर्स एक जैसी हैं या ये एक जैसा इख्तियार रखते हैं, या ये जजेस जो हैं ये सुपीरियर हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, या ये जजेस सुपीरियर हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को देखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नया पिंडोरा बॉक्स जो है वो मुझे खुलता नजर आ रहा है। हमें इस तरमीम जो 26वीं तरमीम के साथ मसाइल का सामना करना पड़ा था उसको हल करने के लिए 27वीं तरमीम लाने जा रहे हैं, और अब 27वीं तरमीम के बाद जो एक मसला खड़ा होगा फिर उसके लिए हम शायद आगे चले जाएंगे। अब इसमें एक नई कहानी वो 18वीं तरमीम वाली आ रही है कि उसके अंदर जो सूबों के इख्तियारात दिए गए थे, अब आप देख रहे हैं कि बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के क्या हम सिर्फ एजुकेशन या जो आपका पॉपुलेशन का डिपार्टमेंट है सिर्फ इनको या इस तरह से मुतल्लिका चीज़ों को हम सामने ला रहे हैं। बुनियादी तौर पर ये कैनवस वाइट करने के लिए मैं समझता हूँ कि उसको भी बीच में दाखिल कर दिया गया है। असल कहानी वो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, जजेस, उनके अख्तियारात और आइन के अंदर जो चीज़ें वाजिया कर दी गई हैं उनको एक नई जो है नए अंदाज में उनको डिफाइन करने के लिए, नए अंदाज में उनको लाने के लिए ये सब कुछ जो है वो हुकूमत करने की ठीक हो कोशिश गया कर रही है। इमरान इसी साहब। वजह से अतीक साहब ने बड़ी एक डिटेल आखिरी बात कि जी ये खुद इसी वजह से अभी इबाम का शिकार है। पार्टीज या जो कोलिशन में सारे लोग हैं ये आपस में ही क्लियर नहीं है इस मामले में अभी तक। ठीक हो गया सर। ये दो चीज़ें, एक तो ये 191A आर्टिकल इमरान भाई ज़रा इसके हवाले से कि इसके बाद जो आइनी तशरीहात का हतमी इख्तियार है वो तब्दील हो जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट उसका ढांचा और फिर आइनी अदालत उसका ढांचा क्या होगा और कैसे वो वर्क करेंगे। फिर जो आर्टिकल 200 है जिसके अंदर ये ज़रा कोर्ट के जजेस और उनकी मुंतकली से मुतालिक जो आर्टिकल है इसमें भी तरमीम शामिल है, ज़रा ये भी बताइएगा हमें। अच्छा, जो आर्टिकल 200 है उसमें जो बुनियादी तरमीम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ट्रांसफर ऑफ जजेस है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो विद इन प्रोविंस तो ट्रांसफर होते हैं, जैसे अगर कोई लाहौर के जज हैं तो उनको रावलपिंडी बेंच में ट्रांसफर किया जा सकता है, उनको मुल्तान बेंच में ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन ये कहीं पे कोई नज़ीर इस तरह की इससे कबल नहीं है कि उनको रेगुलर बेसिस पर दूसरी हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर किया जा सके। तो जो आर्टिकल 200 है उसमें बुनियादी तरमीम लाकर ये कोशिश की जाएगी कि तमाम जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको रीशफल किया जा सके, और उसको किसी भी हाई कोर्ट के जज को, वो अगर कराची हाई कोर्ट के जज हैं तो उनको इस्लामाबाद पोस्ट किया जा सके, इस्लामाबाद के कोई जज हैं तो उनको क्वेटा पोस्ट किया जा सके। तो अच्छा, मैं एक चीज माजरत के साथ चाहूंगा है इसमें इमरान फिरोज साहब, ये वही मामला जो पहले इस्लामाबाद में पोस्टिंग्स का एक मसला उठा था, तो ये उसको जस्टिफाई कर देगा। जी, ये इसको जस्टिफाई कर देगा। और वहां पे भी वो जो पोस्टिंग हुई थी उसमें ये दिया गया है आर्टिकल 200 में कि वो जो पोस्टिंग की जाती थी वो विद कंसेंट ऑफ द जज साहब की जाती थी। तो अब वो जो अमेंडमेंट लाने की कोशिश हो रही है कि वो विदाउट कंसेंट ऑफ द जज उसको कहीं भी पोस्ट किया जा सकेगा। तो वो अगेन जिस तरह क्यूम साहब ने कहा कि जुडिशरी में एक ये पिंडोरा बॉक्स खोलने वाली बात है, क्योंकि डेफिनेटली कोई भी जज जो कराची में पोस्ट हैं या इस्लामाबाद में पोस्ट हैं वो नहीं चाहेंगे कि उनको क्वेटा या किसी और रजिस्ट्री में पोस्ट किया जाए। बट समहाउ इससे एक और जो कयास है वो पैदा होगा। बट समहाउ ये प्रपोज अमेंडमेंट है जो मसवदा अभी हमारे सामने है, क्योंकि ये अभी मंजूर नहीं हुई, तो उम्मीद की जाती है कि जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनसे डिस्कस करके और उस हवाले से तमाम लोगों की राय लेकर इस हवाले से कोई अमेंडमेंट की जाएगी। फिर जो एक और प्रपोज अमेंडमेंट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से है, जो कि इंतहाई जरूरी चीज है। आर्टिकल 213। जी, आर्टिकल 213 में बेसिकली जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी अपॉइंटमेंट और उनकी एक्सटेंशन के हवाले से डील करता है। तो उसमें जो तरीकाकार दिया गया है उस पे वो उसको दोबारा जेर बहस लाया जाएगा, और फिर उनको कितनी एक्सटेंशंस दी जा सकती हैं वो बुनियादी नुक्ता होगा कि जो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं क्या उनको मजीद एक्सटेंशन दे के उनको आगे कंटिन्यू करवाया जा सकता है। क्योंकि सो फार करंट आर्टिकल इज कंसर्न्ड उसमें तो उनका जो टेन्योर ऑफ सर्विस है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है,
और उससे आगे उनकी एक्सटेंशन जो है वो करंट सिनेरियो में तो मुमकिन नहीं है, तो उसमें भी शायद तरमीम इसी हवाले से की जाएगी कि किस तरह से उसको एक्सटेंशन दी जा सकती है, या किस तरह से उनके टेन्योर को बढ़ाया जा सकता है। ठीक हो गया। मैं और चाहूंगा जरा जो आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा, चूंकि हम आर्टिकल पर बात जी कर रहे हैं, प्लीज, तो मैं जरा अतीक साहब, ये जो 213 चीफ जस्टिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी, इलेक्शन कमिश्नर जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी का मामला, ये हल तलब रहता है हमेशा ही अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान। तो क्या ये जो अब तरमीम होगी इसके बाद इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी एक्सटेंशन के मामला जो इमरान फिरोज साहब बता रहे हैं, ये मामला भी जस्टिफाई हो जाएंगे? देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अपॉइंटमेंट का मामला है और जो इनसे काम लेने का मामला है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑलरेडी अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए तो इसमें ऐसा ज़रूरत नहीं है। मामला ये आ जाता है कि हुकूमत की या जो मौजूदा गवर्नमेंट होगी उनकी डिज़ायर के मुताबिक ये काम करें। इनको अपॉइंट करके इनके टेन्योर का आप देखें ना, जो आर्टिकल 213 का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें अपॉइंटमेंट उनके पूरा एक प्रोसेस लिखा हुआ है कि ये इस तरीके से होंगे और इनको अपॉइंट कर दिया जाएगा। इसमें क्या ज़रूरत पेश आ जाती है कि इसको एक्सटेंशन ही देनी पड़े? क्या बंदे ख़त्म हो गए हैं? ये मसला जब इसमें आपकी जो इंटेंशन है, बुनियादी तौर पर आपका जो जहन के अंदर जो चीज़ शामिल है वो क्लियर नहीं होगी, तब तक ये मसला हल होने में नहीं आएगा। अपॉइंट आपने करना एक सुप्रीम कोर्ट की जज की अहलियत रखने वाला शख्स जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बनेगा। तो आप देख लें कि जो शख्स जिसकी अहलियत इतनी है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस जो है वो लग सकता हो या उस काबिल हो, उसको आप एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जो है वो जब आप अपॉइंट कर रहे हैं, तो फिर आपकी कौन सी ऐसी जो है वो परेशानी है कि वो ऑलरेडी जो मौजूद है बंदा, उससे आप जो है वो उसके उसके उससे आपको परेशानी होगी कि आप एक नया बंदा जो है वो लाना चाहेंगे, या नया बंदा इस काबिल नहीं होगा कि जो ऑलरेडी मौजूद है वो इस पे कर सके। ये इनकी, मेरा नहीं ख्याल कि इसको इतनी ज़रूरत है और इससे मसला हल हो जाएगा और तमाम मसाइल जो है वो यहीं पे इस अमेंडमेंट के साथ ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, आप कहते हैं ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, अब आते हैं सर इमरान साहब, ये जो आप सारी बातें आप लोग कर रहे हैं इंक्लूडिंग ये सारे आर्टिकल्स लेकर, ये जो 26वीं आईनी तरमीम में इतनी ज़्यादा बातें आर्टिकल्स को लेके, इतनी ज़्यादा मुखालफत और चीज़ों पर बात करना, फिर तशरीह कैसे होनी है, वो तशरीहात के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम, और ये हमने आईनी कोर्ट से आईनी बेंच तक का सफ़र भी देखा। तो क्या ये 27वीं आईनी तरमीम रुक जाएगा मामला, एक जगह तरमीम हो जाएगी 27वीं मुख्तलिफ आर्टिकल्स में या मुख्तलिफ कवानीन में, उसके बाद ये एक मुकम्मल आईनी पैकेज हम इसको कह सकेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसको आप मुकम्मल आईनी पैकेज कह सकेंगे। मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले भी जो 26वीं आईनी तरमीम की गई, वो कुछ इंटरेस्ट थे जिनको सेव करने के लिए वो आईनी तरमीम लाई गई और उसको रातों रात मंजूर करवाया गया। सेम गोज विद ये 27वीं तरमीम, कि वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उस वक्त मंशा थी उस वक्त की गवर्नमेंट की कि इनको भी इनकॉर्पोरेट करवा लिया जाए, लेकिन क्योंकि उस वक्त की जो चेंजेस थी वो उनको इतनी इमिडिएटली उसकी ज़रूरत थी कि उसको ओवरनाइट जब उन्होंने करवाने की कोशिश की तो बहुत सारी चीज़ों पे इख्तलाफ आ गया, तो उस इख्तलाफ की वजह से वो उनके लिए मुमकिन ना रहा, और उन्हें जब ये लगा कि उनकी 26वीं आईनी तरमीम ही खतरे में पड़ रही है, तो उन्होंने उन चीज़ों को फोरगो करके तो उस तरमीम को मंजूर करवाया और उससे फिर जो भी मतलूबा नताइज थे वो हासिल किए। तो ये वो चीज़ें हैं विच आर लेफ्ट ओवर ऑफ 26th अमेंडमेंट। तो उसको अब वो कंसेंसस के साथ मुख्तलिफ पार्टीज की मशावरत के साथ उसको मंजूर करवाने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि ये ऑलरेडी वो पॉइंट्स हैं जो कि मुख्तलिफ पार्टियों ने उनके ऊपर अपनी रिजेंटमेंट शो की है। आप अभी भी ठीक है। देखें कि मुख्तलिफ पार्टीज की तरफ से मौलाना की तरफ से स्पेशली और बहुत सारी पार्टीज की तरफ से हाँ इस जी, पे अभी ऑलरेडी 18वीं जो आईनी ऑब्जेक्शन। तरमीम पर फिर डेडलॉक आएगा, वो भी हमने चूंकि इस तरह की जी जी, चीजें उस बहुत कवर कर हवाले ली, से देख लिया। डेफिनेटली उस 18वीं आईनी सूबों तरमीम के राइट्स खासतौर पे इन्वॉल्व हैं। एनएफसी अवार्ड, आबादी का तनासुब, एजुकेशन, इसको लेकर ये बड़े ट्रिकी मामला हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया इमरान फिरोज साहब, अतीक रसूल साहब, दोनों माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक के बाद जरा बात करेंगे अमेरिका और भारत के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहदा और पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहदा, दोनों अलग अलग कैसे हैं? क्या भारत इस मुआहदे से इस खित्ते में दोबारा चौधराहट हासिल करना चाहता है, या भारत एक नई दलदल में फंसने जा रहा है? अगर फंसने जा रहा है तो कैसे फंसने जा रहा है? चाइना के खिलाफ दोबारा भारत का इस्तेमाल अमेरिका चाहता है, तो क्या अब भारत के टांगों में इतनी सकत है कि वो खड़ा हो सके? पाकिस्तान का रोल इस वक्त कैसे बढ़ रहा है, और जिस तरह से देरीना ताल्लुकात रशिया के साथ ख़राब होने जा रहे हैं भारत के, इसके क्या असरात भारत की इकॉनमी और हमारे फ़ायदे पर पड़ेंगे? अफगान
तालिबान जो गवर्नमेंट बैठी है उसको चाह बहार के इस्तेमाल का एक लालच और ट्रांजिट ट्रेड का एक झांसा दिया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के साथ उनकी कितनी है वॉल्यूम और वहाँ से क्या वॉल्यूम बढ़ाया जा सकता है और क्या ये काबिल अमल हो सकता है या नहीं। डॉक्टर मारिया सुल्तान, डॉक्टर सजाद बुखारी और जावेद सिद्दीक साहब, तीनों माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि हम ब्रेक से वापस आएंगे, ज़रा बात करेंगे अमरीका और भारत के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहदे को लेकर। दिफाई मुआहदा एक तजदीद है पिछले दो मुआहदों की, जो 2005 1995 से चला आ रहा है। 2005 में हुआ और उसके बाद 2015 और फिर अब हमने देखा 2025 ये तजदीद हो रही है। लेकिन इससे क्या असर पड़ेगा एक ऐसे मौके पर जहां पर भारत बिल्कुल बैकफुट पर था। अब भारत को क्या असर पड़ना है, क्योंकि इसकी काफ़ी ट्रिकी मामलात हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि दिफाई मुआहदे के बाद को बड़ी तब्दीली रोनमा हो जाएगी। अगर होगी भी तो पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा और इसको हम देखें तो दोनों में क्या फ़र्क है और दोनों की जो टोटल पॉइंटर्स हैं उसमें क्या चीज़ें हैं जो बिल्कुल डिफरेंट हैं, इस पर भी ज़रा बात करेंगे। फिर अफगानिस्तान को लेकर जो सिचुएशन तब्दील हो रही है, बार बार हम कह रहे हैं अफगानिस्तान को कि भाई दहशतगर्दों का खात्मा करें, वो इस पर बज़िद हैं कि जी दहशतगर्दी हो नहीं रही और जो दहशतगर्द हैं उसके खात्मे के लिए हम यूँ करेंगे तो वैसे करेंगे, कोई ठोस इकदाम नहीं उठाए जा रहे। और अफगानिस्तान के अपने अंदर से भी आवाज़ें उठती चली जा रही हैं बार बार, और मज़ीद आवाज़ें भी अगर उठती चली गई तो वहाँ की गवर्नमेंट के लिए भी परेशानी बनेगी। हम तो अपने बॉर्डर को सिक्योर हर सूरत करके रहेंगे। जो मुआहदा हो रहा है इसके बाद और इससे पहले चाइना के ख़िलाफ़ भारत का इस्तेमाल बहुत लंबा अरसा होता रहा और भारत यही करने जा रहा है और भारत एससीओ का हिस्सा भी बनना चाहता है, भारत बाकियों का हिस्सा ब्रिक्स का भी बनना चाहता है। लंबे अरसे के बाद भारत ने अपने देरीना दोस्त रूस को भी नाराज़ किया है। तेल कम खरीदेंगे, तेल के मामलात होंगे, उसकी चीज़ पर भी इन्होंने नज़र रखनी है। और फिर हम पूरे जो खित्ते के अंदर रॉ का एक गंदा रोल है। अभी हालिया एक देखा खुफिया एजेंसी, भारतीय दहशतगर्द खुफिया एजेंसी रॉ का एक और नेटवर्क पकड़ा गया, एक शख्स गिरफ्तार हुआ और उससे जो चीज़ें निकली हैं वो किस काम के लिए इस्तेमाल होनी थी वो आज से पहले भी भारत ऐसा ही करता रहा है, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन एक मामला था, भारत जो प्रोपेगेंडा करता था कि फ़ौजियों की वर्दियाँ, चॉकलेट के पैकेट सबसे ज़्यादा भारत ने मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ अदवार में वहाँ पर दिखाई दी। ये पाकिस्तानी चॉकलेट है जो भारत के अपने अंदर भी इसका मजाक उड़ता रहा। अब भी कुछ ऐसा ही करने का उनका प्लान था, लेकिन वो प्लान चौपट हो गया। कलभूषण एक बड़ा ख़तरनाक नेटवर्क हमने पकड़ा जो भारत की दहशतगर्दी का मुंह बोलता सबूत है। अब ये जो मल्ला है ये भी भारतीय दहशतगर्दी का एक सबूत है और वहाँ गया और वहाँ गिरफ्तार हुआ। उसके बाद भारत ने जो पैसों की लालच देनी होती है, जो भी बड़े होश कुशा इंकशाफात हुए। इन सारी चीज़ों पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना और रशिया एक अलग रोल बढ़ रहा है, इस पर भी ज़रा बात करेंगे। डॉक्टर सजाद बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, सहाफ़ी भी हैं, एंकर भी हैं, बैन अल-अक़वामी उमूर के माहिर भी हैं। जावेद सिद्दीक साहब बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं और माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर भी हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने भी हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब ये जो इस वक्त भारत और अमेरिका का मुआहदा हुआ है इसको लेकर बड़ा तज़ब्ज़ुब का शिकार हो रहे हैं लोग, काफ़ी मुख्तलिफ राय सामने आ रही है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे को लेकर भी, उसकी मुमासलत के साथ भी इस पर बात की जा रही, क्या फ़र्क है इसका? देखिए, गोदी मीडिया जो है बगलें बजाता है हमेशा। कोई भी छोटी सी बात होती है, जुम्बिश बराबर भी कोई डेवलपमेंट होती है तो उसको जो है पूरा पहाड़ बना देता है। लेकिन आप पिछले दिनों, क्योंकि मैं अपेयर होता रहता हूँ, तो अभी तक उन्होंने इस दिफाई मुआहदे के हवाले से हमसे कोई बात नहीं की है, क्योंकि वो हकायक नहीं बताना चाह रहे। हकायक ये है कि माजी में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का ये मेंबर भी बनना चाह रहा था, आपको याद है, नहीं बन पाया। फिर ये सिक्योरिटी काउंसिल का जो है वो कहते हैं अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी बनना चाह रहा था, वो नहीं बन पाया। फैटफ में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करना चाह रहा था, वो भी ये नहीं कर पाया। फिर क्वाड के अंदर फिर न्यूक्लियर सब मेरीन्स की बातें भी हुई। इवन कि इजराइल के साथ इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक मुआहदा भी हुआ, उससे क्या हुआ? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब सिर्फ ये देखना है कि इस मुआहदे का बेनिफिशरी कौन है। इस मुआहदे का बेनिफिशरी अमेरिका है, क्योंकि जहां आर्म रेस की हम बात करते हैं तो दो ममालिक हैं, रूस और अमेरिका, जिसके दरमियान एक तवील जो है इस हवाले से जंग रही है। अब वो जंग मुख्तलिफ नौयत की रही है, इसको इकनॉमिक वारफेयर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि असले की जो दौड़ है उसमें ये दो ममालिक जो है वो हमेशा सर फहरिस्त रहे हैं और उन्होंने अपना असला बेचा है। अब इस 10 साल जो मुआहदा है या डिफेंस एग्रीमेंट है उसके तहत जो है अमेरिका से इनको अपना जो है असला ख़रीदना पड़ेगा। रूस से कट ऑफ हो गए, यानी जिस तरह राहुल गांधी कहते थे कि ये बिछ जाते हैं, ये लेट गए हैं बिल्कुल, और इन्होंने तस्लीम कर लिया है, मान लिया है कि जी ट्रंप अंकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप हम पे हावी हो गए हैं, आप हम पे भारी हो गए हैं। तो बिल्कुल
आपने हमारी फार्मास्यूटिकल पर जो है वो टैरिफ लगाया, उसकी तो इस डिफेंस एग्रीमेंट के अंदर जिक्र नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो अमरीकी मसनूआत हैं उसका टैरिफ आपने कम करना है। इस कंडीशन के साथ आपने इस माहदे पर साइन कर लिया है। और एक ये सिंबॉलिक एग्रीमेंट आप इसको कह सकते हैं, कोई बहुत बड़ा वसी एग्रीमेंट नहीं है। जो कंपैरेटिवली हम सऊदी अरब के साथ जो हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है उसकी एक पंच लाइन है, वो ही काफ़ी है इसको काउंटर करने के लिए कि हम सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला और पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर तस्वर किया जाएगा। इस तरह की कोई भी कंडीशन जो है इस एग्रीमेंट के अंदर मौजूद नहीं। अब जो भारत का किरदार और भारत का रोल है इस डिफेंस एग्रीमेंट को लेके, तो ये इसे छुपाते फिर रहे हैं और ये उस पर कोई बड़े टॉक शोज भी नहीं कर रहे हैं। उनके किसी टॉक शो में अब तक जो है, मुझे पिछले 3-4 दिनों में अब तक कोई टॉक शो में इस एग्रीमेंट के हवाले से बात नहीं हुई है। उसकी मैं आपको अब एक वजह बताता हूँ। क्योंकि अबू बनाना जो है ये इनका एक पुराना फार्मूला है, ये बड़ी जल्दी अबू बना लेते हैं। पहले आपको याद होगा, अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार, यही राग अलापा जाता था। और इवन कि इनके पार्लियामान के अंदर इलेक्शन कैंपेन में भी यही बात होती थी। फिर आ गए जी, जैसे हमारे यहाँ कहते था कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा, वो कैदी नंबर 804 को छुड़ाएगा। इसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर जो ये राइटिस्ट एक्सट्रीम जो पार्टी है, मैं तो इसे बीजेपी को अब नहीं कहेंगे, अब तो हमें राइटिस्ट एक्सट्रीम हिंदू इंतहा पसंद या हिंदुत्व जमात हम इसको कहेंगे, उन्होंने बड़ा इस पर वावेला मचाया कि अब की बार ट्रंप सरकार। जब ट्रंप सरकार आई तो ट्रंप सरकार ने फिर ऐसा ठुड्डा मारा कि उसके बाद वो नजर भी नहीं आए। अच्छा, थोड़ा सा ना इसमें एक क्लैरिटी भी हम थोड़ी सी इसमें और बात भी करते हैं जावेद साहब। ये जो भी डॉक्टर साहब ने कहा बड़ी ठीक बात बताई है, एक सिनेरियो इसमें इंपॉर्टेंटली ये है कि भारत ने अपने टैरिफ को बचाने के लिए जो अमेरिका ने लगाया था घुट्टों पर आया। उसके बाद अब अमेरिका से असला भी खरीदेगा, महंगी महंगी चीज़ें भी खरीदेगा, अमेरिका को सस्ती चीज़ें बेचने के लिए मार्केट भी देगा, फिर अमेरिका के आगे जैसे अमेरिका कहेगा वो उसको मानना पड़ेगा। अमेरिका ने तो गले से पकड़ा है ना भारत को। ज़रा इस हवाले से भी हमें बताएं, ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा कि इस मुआहदे से इतना लोग परेशान हो। ये तो चला आ रहा है, 1995 से इस मामले को चला रहे थे, 2005, 15 और फिर अब 25 में इसकी तजदीद हो रही है। ये कोई नई चीज़ नहीं है और पाकिस्तान जो है इस मुआहदे के बाद से अपनी पॉलिसीज को जारी रखे हुए है। पाकिस्तान इस सिचुएशन को फेस कर रहा है। अमेरिका का प्रॉब्लम ये है कि सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद उन्होंने चाइना को अपना राइवल समझ लिया है और ये सारी जो खेल है, ये गेम है, ये जो पॉलिटिक्स है, वो ये है कि चाइना को कंटेन करना है। और चाइना को कंटेन करने के लिए क्वाड बनाया और ये सारी चीज़ें जो वो कर रहे हैं, अलायंसेस वगैरह बना रहे हैं, ये प्राइमरीली दे वांट टू कंटेन द एक्सपेंशन एंड द राइज ऑफ चाइना। और उसके लिए सारा एग्रीमेंट है और उसका ऑब्जेक्टिव ये है। इसके दरमियान में जो उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको कई सेटबैक्स हुए। मिसाल के तौर पे ये जो रूस से वो तेल खरीद रहे थे और उनको इम्यूनिटी हासिल थी, लेकिन अब अमेरिका ने उनको कह दिया है कि आप रूस से तेल खरीदेंगे तो आपको उसके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे और इसके अलावा आपके ऊपर टैरिफ जो है वो मुसल्लत किए जाएंगे। तो अब उन्होंने रीथिंक करना शुरू किया है और तकरीबन 50% जो रशियन ऑयल है उसमें तख्फीफ कर दी है, कम कर दिया। तो वो अमेरिका को भी ट्रंप को भी और अमेरिका को भी खुश करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ ये बहुत एक मुश्किल काम है इंडिया के लिए, चाइना को कंटेन करना। उसको पता है कि चाइना को कंटेन करना बहुत मुश्किल है। दे वर ट्राइंग कि वो ब्रिक्स में आ जाए, SCO में उनकी पोजीशन बेहतर हो जाए और ये सारे मामला इस तरह वो एक अल्टरनेटिव देख रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इंडिया चाइना को कंटेन कर सकेगा? अच्छा जावेद साहब, ये जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये बड़े लंबे अरसे से और ये मुआहिदों की तजदीद भी इसी का एक तसलसल है कि इस खित्ते में चाइना और उसको इंडिया उसका अपोजिट के तौर पे खड़ा हो, लेकिन कर कुछ नहीं पाया। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर मारिया, ये जो तजदीद हुई है इस मुआहिदे की 10 साला फ्रेमवर्क की, लोग बड़े इसको लेकर मुख्तलिफ जावियों से बात कर रहे हैं। ये तो पहले भी चला आ रहा था, 95 से चला आ रहा है मामला, अब भी हो गया। क्या फ़र्क पड़ जाएगा और क्या पाकिस्तान सऊदी अरब का मुआहिदा जो है दिफाई मुआहिदा, उसमें इसमें कोई मुमासलत है? देखिए, आपने बहुत अहम सवाल किया। पहली बात तो ये है कि हमने ये देखना है कि ये माहिदा किन माहिदों के तसलसल में है।
1999 में हिंदुस्तान और अमेरिका के माबैन एक माहिदा तय पाया था जिसको कहते हैं नेक्स्ट स्टेप फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। उसके तहत उसके कुछ अरसे बाद जो है अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ था। उस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में उनको इंडो यूएस डील, उनको बीका, कमकासा, लीमा और STA1 मुख्तलिफ माहिदे जो है उन्होंने जो है ना सिर्फ साइन किए बल्कि हिंदुस्तान को बड़ा फायदा भी हुआ। और यकतरफा फायदा था क्योंकि अमेरिका को उसको इतना फायदा नहीं हुआ जितना हिंदुस्तान को हुआ। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने वापस आके कहा है कि ये तमाम माहिदे किस वजह से किए गए थे। उसकी दो वजूहत थी। एक, जैसे कि अभी आप बातचीत कर रहे थे कि एंटी चाइना, यानी कि आप चाइना के मद्दे मुकाबिल अमेरिका के लिए हर अमल दस्ते का किरदार अदा करेंगे। दूसरा ये कि जो अमेरिकन दफाई सनत है वो उसको आप हिंदुस्तान में बनाएंगे मेक इन इंडिया के फॉर्मेट में, यानी कि ये जो हिंदुस्तान की जो लेबर चार्जेस हैं, जो हिंदुस्तान की रसाई है डेवलपिंग दुनिया के तौर के ऊपर, उसको देखेंगे और उसकी बुनियाद के ऊपर आगे जाएंगे। और अमेरिका की जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है जैसे कि STA1, बीका, कमकासा, इसकी बेसिस के ऊपर वो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर की जाएगी। तो वो ट्रांसफर तो हुई हिंदुस्तान को, लेकिन हिंदुस्तान ने उसके आगे जो डिफेंस प्रोडक्शन करनी थी वो नहीं की, यानी कि जो अमेरिकन दफाई सनत को फायदा होना था वो नहीं हुआ। तो इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से एक तो ये है कि वो तमाम माहिदों के ऊपर अमेरिका अपनी कीमत वसूल करेगा। वो यही कि जी अब आप हिंदुस्तानी लेबर के तहत वो तमाम डिफेंस प्रोडक्शन करें जिसमें रोल ऑफ जेट्स हैं, जिसके अंदर F-16 के जहाज को तैयार करना है, जिसमें DTTI डिफेंस थ्रेट एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव है, यानी कि ड्रोन्स बनाएंगे, जो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जहाज लगते हैं उनको बनाएंगे। इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान अब पाबंद होगा कि उनको बनाए। दूसरी जो चीज़ है इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से ये कि एक तरह से वो कहते हैं ना जी, उसकी मतलब उसकी नाक सीधी की, मतलब उसका रास्ता वापस सीधा किया अमेरिका ने हिंदुस्तान के साथ कि जी जो चीज़ें आपने हमारे साथ साइन की थी वो इसलिए नहीं थी कि सिर्फ हिंदुस्तान बढ़े, उसका एक खास उसके पीछे बैकग्राउंड था। बैकग्राउंड यही था कि आप अमेरिकन दफाई सनत को प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये जो डिफेंस इक्विपमेंट बनेगा सबसे पहला खरीदार तो हिंदुस्तान खुद होगा। इस वक्त 60% जो दफाई इक्विपमेंट है वो बराह रास्त तो नहीं है अमेरिका से आ रहा, लेकिन अमेरिका के हामी यानी कि इसराइल से और फ्रांस से हिंदुस्तान तक पहुंच रहा था। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से उसको वापस सीधा किया और इससे इनकी जो फोर्सेस हैं, अमेरिका की फोर्स और हिंदुस्तान की फोर्स इंटरऑपरेटेबल हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि जो थिएटर कमांड्स बनाएंगे वो थिएटर कमांड्स अमेरिका जहां चाहेगा वहां इनको डिप्लॉय कर सकेगा। ओके, In यानी short, हम अगर इसका इसको मतलब डॉक्टर मारिया आपकी जो बात से मैं समझाऊं, हम इसको ऐसे देख लेते हैं कि अमेरिका ने इनको वापस घुटनों पर बिठाया और एक महंगा मुआहदा हुआ है जिसकी अब इंडियन इकोनॉमी को पे ऑफ भी करना पड़ेगा और सालों इसके समरात भी भुगतने पड़ेंगे। राफेल ले लेना और उसको चलाना ना आना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्लेन बहुत पोटेंट है, एम्प्लॉयड वेल नहीं हुआ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और वो दुनिया भी अब अमेरिकी टेक्नोलॉजी डायरेक्टली नहीं पड़ेगी, रशिया से ताल्लुकात बिगाड़ने पड़ेंगे, दुनिया के जो बाकी मुआहदे हैं उनमें अपनी गर्दन फंसानी पड़ेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद जरा इस पर मजीद क्लैरिटी भी लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे, बड़ी डिटेल और मेरा ख्याल एक एक चीज़, एक एक पॉइंटर, क्या कुछ कैसे होना है। डॉक्टर मारिया ने भी और तीनों हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, तो इन्होंने बड़ी डिटेल और इसके असरात पर बात की। एक चीज़ ज़रा डॉक्टर साहब, डॉक्टर सजाद साहब इसमें ज़रा एडअप करें प्लीज़। एक तो ये कि ये मुआहदा हो गया, ये मुआहदा हमारे मुआहदे से बिल्कुल डिफरेंट है, चीज़ें क्लियर हो गई और उनकी इकॉनमी अब इसमें फंसती चली जाएगी। उन्होंने तो अमेरिका के अपने वादे पूरे नहीं किए थे जिसके लिए वो करवाने के लिए ये मामला आगे बना। और अभी ट्रम्प मोदी के ताल्लुकात अपनी जगह मौजूद है कि वो इतने आसान और सहल नहीं है ठीक होना, क्योंकि 7 जहाज़ों का जिक्र मुसलसल करे जा रहे हैं। दूसरा, ये जो ईरान की चाबहार बंदरगाह, इसको लेकर अफगानिस्तान को एक ट्रेड ट्रांजिट की नई शक्ल देना, ये इतना आसान हो जाएगा? और फिर क्या तालिबान के लिए भी इतना आसान हो जाएगा कि वो ये सब कर लें? आपको याद होगा फ्लैगशिप मंसूबा CPEC जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लिया गया था, तो उसका सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशरी था वो चाइना और उसके जो वेस्टर्न साइड थी। उसकी वजह क्या थी? शॉर्टेस्ट रूट था, एक तो ये वजह थी। दूसरी, चाबहार के हवाले से अब वो फ्लेक्सिबिलिटी ईरान में नहीं है, क्योंकि जब ईरान इजराइल वॉर हुई है तो काफ़ी डिस्टेंस पैदा हो चुका है ईरान और इंडिया के दरमियान, काफ़ी डिस्टेंस पैदा हुआ है। कुछ उनके जो जासूस पकड़े गए, इवन कि अफगानिस्तान के हवाले से भी उन्होंने कई जासूस उनके पकड़े। अपनी जो सरहद है अफगानिस्तान के साथ मिलती है उसको भी उन्होंने बंद कर दिया था जब ये हमारा अफगान ट्रांजिट ट्रेड का मामला आया था। देखें, एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है। डॉक्टर मारिया सुल्तान ने वो तमाम पहलू जो डिफेंस एग्रीमेंट्स थे जिनका उन्होंने कासा बीका वगैरह का जो सारा जिक्र किया, उसके अलावा भी आपको याद होगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि इनको न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात करना और इजराइल के साथ जो इनका एक एटॉमिक और ख़ास तौर पर दिफाई मुआहदा जो था उसके लिए एक बात की जा रही थी कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होंगी। तो डॉक्टर मारिया ने तो आपको बड़े वाज़े तौर पर बता दिया,
चाइना की कंटेनमेंट के अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग वाली साइड है वहाँ पर इनको जो कुछ रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया गया, जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई, इन्होंने तो कुछ नहीं किया। इनका तो 60%, मोर देन 60% जो है वो फ्रांस से और इजराइल से जो है वो इंपोर्ट करते हैं। इनकी तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है, इनका अपना तो कोई तैयारा ही नहीं है। इसका जो इम्पैक्ट होगा बीजेपी की सियासत पर, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि शख्सियात नहीं डिपेंड करती हैं, भले जितनी सेंटिमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स दुनिया में चले, शख्सियत परस्ती हो, लेकिन इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखा जाता है, लार्जेस्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट। और उस पैराए में अगर हम इसको देखें तो अमेरिका जो है वो अब अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा देखने लगा है, क्योंकि उसको इस बात बारे में पता चल गया कि इन्होंने जो थानेदार चुना था चाइना को एज ए कंटेनमेंट ऑफ चाइना, तो वो तो बड़ा नाकाम साबित हुआ। वहाँ लद्दाख में आप देखें क्या सूरत हाल पैदा हो गई, अरुणाचल प्रदेश है कि क्या, अगर मैं गलत ना हूँ तो वहाँ तो चाइना ने उसको अपना नाम दे दिया, तो उससे तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर मजीद मसाइल पैदा हो गए। दूसरी बात, अब हिंदुस्तान पोजीशन को भी वो बल्कि नहीं है ना, नुकसान होगा। अब हिंदुस्तान की डॉक्टर मारिया, अब वो पोजीशन भी नहीं है ना हिंदुस्तान की, जो पहले पोजीशन थी, जिस तरह चौधराहट का एक रोल इन्हें दे दिया गया था, वो पोजीशन भी नहीं है। अब इनसे जो कुछ लेना वो मेरा ख्याल इकोनॉमी बेस पे उन्होंने पैसे ही निकलवाने हैं अपने पूरे। दूसरा जरा ये अफगान और इंडिया और ये जो एक चाबहार का इंडिया एक ड्रामा खेलना चाह रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है प्रैक्टिकली? देखिए उनके दरअसल वो अफगानियों के साथ भी झूठ बोल रहे हैं और ईरान के साथ भी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो चाबहार की जो पोर्ट है उसकी टोटल जो सी बॉर्न कैपेसिटी है वो MNT 2.0 है। इसके मध्य मुकाबल गवादर की जो कैपेसिटी है वो 400 MNT है, और अगर इसको ऑपरेशनलाइज करेंगे तो 800 के ऊपर होगी। और इस लिहाज से जो सड़क बना रहे हैं, ठीक है, उसका जरूर फायदा होगा, जो रेलवे कनेक्शन है उसका फायदा होगा, लेकिन जब आप एक बंदरगाह इस्तेमाल ही नहीं कर सकते जिसके अंदर एक छोटी किश्ती नहीं आ सकती है, 2.0 का मतलब ये है कि उसमें इतनी कैपेसिटी ही नहीं है उस पोर्ट के अंदर कि आप बड़े जहाज उसको लेके आ सके, बड़े जहाज की पानी भी उसके पास आ सके, ना उसके अंदर कोई आप ब्रिज बना सकते। और अगर आप पाकिस्तान के साथ अफगान ट्रांजिट ट्रेड को देखें तो $75 बिलियन का सालाना ट्रांजिट ट्रेड है। तो इसका मतलब ये है कि जो कहा जा रहा है अफगानियों को, जो कहा जा रहा है नॉर्दर्न अलायंस के लोगों को, वो दुरुस्त नहीं है, पहली बात, क्योंकि उनकी कनेक्शन ईरान तक तो हो जाएगी, लेकिन उसके आगे ईरान से चाबहार की पोर्ट तक वो पोर्ट इस्तेमाल नहीं होगी। दूसरी जो चीज इसके साथ लिंक्ड है वो ये है कि हिंदुस्तान, इजराइल और अमेरिका एक दूसरे के दफाई पार्टनर्स बनेंगे। देखिए, दफा की कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ मुश्किल बातें होती हैं। अच्छी बात ये होती है कि जाहिर है आपको एक नाकाबिल तलाफी डिफेंस देती है। जो मुश्किल बात ये होती है कि जब आप डिफेंस वेपन्स खरीदे, और इस वक्त हिंदुस्तान दुनिया में पांचवा बड़ा मुल्क है जो दुनिया में हथियार खरीद रहा है, और अगर उनको आगे डिफेंस प्रोडक्शन के बजाय डिफेंस जो है इक्विपमेंट खरीदना पड़ा, और वो भी अमेरिकी इक्विपमेंट खरीदना पड़ा और अपने पैसों से खरीदना पड़ा, तो ये एक नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर है इकोनॉमी का। इसका मतलब ये कि जो इसका इकोनॉमिक डेंट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। दूसरा ये कि थिएटर कमांड्स की वजह से इनको ये तमाम जहां जहां अमेरिका जंगे लड़ेगा वहां वहां हिंदुस्तानी फौज को लड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि जो डिफेंस इनके अलायंसेस थे, जो जैसे कि ईरान के साथ, जैसे कि इनके रूस के साथ, यूक्रेन के मध्य मुकाबल, इसी तरह ईरान का इजराइल के मध्य मुकाबल, तो इनको हमेशा इजराइल को चूज करना पड़ेगा, अमेरिका को चूज करना पड़ेगा। तो एक तरह से ये अमेरिका की जो इन्होंने माहिदे किए थे अमेरिका के साथ कि जी हम आपके लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करेंगे, हम आपके हथियार खरीदेंगे, हम आपके हथियार बेचेंगे, तो जाहिर है उसका 90% जो प्रॉफिट है वो अमेरिका लेके जाएगा, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट अमेरिका की है और हिंदुस्तान क्या सिर्फ लेबर है। तो एक लिहाज से जो एग्रीमेंट का आउटकम होगा वो ये है कि 80% बनेंगे हिंदुस्तान में, कंपटीशन भी हिंदुस्तान में होगा, लेकिन उसका जो प्रॉफिट है वो शेयर होगा इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी इनपुट है वो उनकी तरफ से आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो बायर्स मार्केट है वो भी अमेरिका की है। हिंदुस्तान की वेपन्स की तो कोई बायर्स मार्केट नहीं, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन इस लेवल की नहीं है कि वो अपने लिए खरीदें, किसी और को देना तो दूर की बात है। दूसरा सबसे बड़ा इसमें जो मसला है वो ये कि जो इनकी अरब ममालिक के साथ दोस्ती थी वो भी चैलेंज में जाएगी, क्योंकि जाहिर है ये अब अमेरिका के एक प्रॉक्सी बन जाएंगे, छोटे प्रॉक्सी बनेंगे। फिर 10 साल का माहिदा है, इसका मतलब ये है कि 10 साल के बाद अमेरिका अगर चाहे तो सारा कुछ रिव्यू कर सकता है, और ओवरनाइट अगर वो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रेड ट्रीटी करता है तो अपने फाइनेंशियल इनपुट भी वापस लेके जा सकता है। वेरी वेल सेड डॉक्टर मारिया, आपने बड़ी डिटेल बताई। मेरा ख्याल है सुनने वालों के लिए इससे अच्छी डिटेल मौजूद नहीं होगी कि क्या कैसे हो रहा है। जो लोग बहुत घबरा रहे हैं, जिन्हें ओरिजिनल फैक्ट्स, फिगर्स या इंटरनल डेप्थ में नहीं समझ आ रही थी चीज़, आज बड़ी चीज़ें क्लियर हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया सुल्तान, आपका भी। जावेद साहब थैंक यू सो मच आपका। डॉक्टर सजाद बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।